last class what we discussed about the entrepreneurs personal या हो सकता है personal financial statements. What are the statements they are making? Financial statement क्या होता है? Basically these are those statement which is showing that how much wealthy your company is, what is the condition of your company. यानी आपकी कंपनी का क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है. प्रॉफिट में अगर कोई कंपनी है तो इसका मतलब कि दैट इज हेल्दी कंपनी. जो कंपनी लॉस में है तो हम ये पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लॉस में क्यों है, और आगे हम अपनी कंपनी को बेटर कर सकते हैं. और अगर एक्सट्रीम लॉस में तो कुछ साल बाद वो कंपनी है ना. इसमें 3 स्टेटमेंट के बारे में हमने बात किया था. कौन कौन से वो 3 स्टेटमेंट थे? पहला स्टेटमेंट था बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या शो करता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का कितना एसेट है, ठीक है, उसको. वी स्टडीड अबाउट 3 स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सबसे पहला आपके बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. आपकी कंपनी का कितना एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल वगैरह, उसको प्रॉपरली पुट करना. सेकेंड था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आपकी इनकम और एक्सपेंसेस, यानी आपने कितना कमाया और आपके कितने एक्सपेंस हुआ. तो रेवेन्यू के बारे में हमें पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगेगा. नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरीके की एक्टिविटीज को हम रिकॉर्ड करते हैं. कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग. ठीक है. तो बेसिकली कैश फ्लो में ये पता लगता है हमारा कितना कैश यूटिलाइज हुआ है कंपनी में. क्लियर हो गई बात? तो ये 3 स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था. आज इन सारे स्टेटमेंट को इलैबोरेटिव फॉर्म में हम लिखेंगे. क्रिएट पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर बिजनेस. पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको लिख लो. मैं बाकी इसका नोट्स आप लोगों को आज भेज दूंगी. ठीक है. पहला लिखिए, पॉइंट्स लिख लो. First, set up a balance sheet. Second point. पहला पॉइंट लिख लिया, सेट अप अ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट सेटअप करो. पहला फर्स्ट पॉइंट, सेटअप बैलेंस शीट. सेकेंड पॉइंट, पहला हो गया सेटअप अ बैलेंस शीट. सेकेंड लिखिए, डिटरमाइन द वैल्यू of your liquid assets. अच्छा, लिक्विड एसेट में क्या आएगा? आपका कैश आएगा, कैश आ जाएगा, कैश रिजर्व्स वगैरह जो पर्सनल कैश रिजर्व्स है, करंट बैलेंस जो है ना, ये आपके लिक्विड एसेट में आएगा. याद रखिए. ओके. नेक्स्ट लिखिए, सेकंड में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ योर लिक्विड एसेट. क्वेश्चन पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेज किया जा सकता है, तो याद रखिएगा कौन कौन से स्टेप्स हैं. 3 मेन जो बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो तो है ही, उसके अलावा ये सारे स्टेप्स हैं कैसे कैसे बना सकते हैं हम पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब रिकॉर्ड्स को कैसे हम मेंटेन कर सकता है कोई भी एंटरप्रेन्योर. तो सबसे पहले बैलेंस शीट को सेट करना है. सेकेंड में आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लिक्विड एसेट्स कौन कौन से हैं. लिक्विड एसेट का मतलब कैश कितना है, करंट रिजर्व कितना है हमारे पास, उसको. ठीक है. तो सेकेंड पॉइंट में लिखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ योर लिक्विड एसेट्स. अपने लिक्विड एसेट का वैल्यू को डिटरमाइन कर लीजिए. थर्ड स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. Find the value of your investment. अपने इन्वेस्टमेंट का, यानी कि आपके पास रिटायरमेंट फंड कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, आपने इंश्योरेंस कितने का ले रखा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, LIC के प्रीमियम अगर आपने ले रखे हैं तो इन सारे चीजों को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है. पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यहाँ कंपनी का स्टेटमेंट नहीं बन रहा है, या एंटरप्रेन्योर का पर्सनल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम रेडी कर रहे हैं कि भाई उसके पास कितना अपना खुद का एसेट और लाइबिलिटी है. क्लियर होगी बात? फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकंड पॉइंट क्लियर, थर्ड पॉइंट क्लियर. थर्ड में लिखना था फाइंड द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी? म्यूचुअल फंड आएगा, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट.
जैसे मान लीजिए कि अभी NFO आया था SBI का, कैनरा बैंक, ICICI का, और मान लीजिए कि मैंने 10,000 का ये खरीदा, 10,000 का ये, 10,000 का ये, सो दिस इज नोन एज माई पोर्टफोलियो। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में क्या क्या उन्होंने, रिटायरमेंट फंड, पोर्टफोलियो फंड और म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 1,000 रुपए का सुना होगा ना, पेरेंट्स वगैरह ओपन कराते, सिस्टमैटिक जो इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, SIP। ठीक है, तो यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड आपने कितना लिया? म्यूचुअल फंड जो होता है वो कहीं ना कहीं शेयर से रिलेटेड होता है, बट दैट इज मोर सिक्योर देन शेयर्स। क्लियर हो गई बात? सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, CDs आपके पास कितना है, कैश वैल्यू, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितना है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं एक बिजनेस पर्सन हूं तो मैंने 2.5 लाख रुपए का अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट कराया है, so that is my personal investment, so I have to analyze the value of my investment. Fourth लिखिए, list your fixed assets, list your fixed assets। fixed asset में आपका कार, आपका हाउस, आपकी अदर प्रॉपर्टीज, ये सारे आपके फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? अपने फिक्स्ड एसेट्स का क्या बनाएंगे? लिस्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, लिस्ट योर फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आ जाएगा? आपका वैल्यू, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, फिक्स्ड एसेट कितना है, ये सारा चीज हम लिस्ट करेंगे इसमें। तो फोर्थ वन इज लिस्ट योर फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हो गया? फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ स्टेप, सम अप योर एसेट्स। सम अप योर एसेट्स, सम SUM, सम अप योर एसेट्स, सम अप योर एसेट्स, सम अप योर एसेट्स। यानी आपके पास जितना एसेट है, करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, जितने एसेट्स है वो क्या करना है आपको? सम करना है, यानी जोड़ना है, ऐड करना है, कितना वैल्यू है उसमें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी क्या चीज में आएगा? एसेट्स में आएगा, लायबिलिटी में आएगा? एसेट्स में आएगा। तो सारे एसेट्स को, आपके फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट, जो भी आपका कैश, जो भी चीजें, उन सबको क्या करोगे? बात ऐड करोगे। समझ में आया बात? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, क्रिएट अ सेकेंड कॉलम, क्रिएट अ सेकेंड कॉलम, और वो कॉलम क्या होगा? लाइबिलिटीज। वो सेकेंड कॉलम किस चीज का होगा? लाइबिलिटीज का। लोन लाइबिलिटी होता है कि एसेट होता है? लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ में क्या करना है आपको? आपको सेकेंड कॉलम रेडी करना है, उसका नाम क्या होगा? लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज में आप क्या क्या चीजें डालोगे? जो भी पैसे आपने कभी क्रेडिटर से लिया हो, या कुछ भी ऐसा अमाउंट जो आपने उधार पे लिया हो, लोन पे लिया हो, आप उसको लाइबिलिटीज में मेंशन कर दोगे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज टैली योर लाइबिलिटीज, टैली योर लाइबिलिटीज। अब अपने लाइबिलिटीज को टैली कीजिए। टैली का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? व्हाट योर लाइबिलिटीज बाय टाइप, मतलब यहाँ पर आपके कौन कौन से अनपेड बिल्स पड़े हैं, आपके कौन कौन से आउटस्टैंडिंग पर्सनल बैंक लोन्स हैं, आपके ऑटो लोन बैलेंसेस क्या है, क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस क्या है, जितने भी बैलेंस है उन सबको हम टैली करेंगे। कितना रुपया आपके पास बेसिकली अभी भी देना बाकी है, वी आर गोइंग टू टैली द लाइबिलिटीज। कितना रुपया हमने दे दिया और कितना रुपया अभी बाकी है। लाइक क्रेडिट कार्ड का बिल 50,000 है, 30,000 पे है, 20,000 बाकी है। लाइक वी आर गोइंग टू टैली ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो इन दिस टाइप टैली योर लाइबिलिटीज, टैली योर लाइबिलिटीज बाय टाइप। टाइप का मतलब अलग अलग लोन कौन कौन सा है, मॉर्गेज लोन कौन सा है, आपका क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिटर लोन, ये सारे को हम टाइप के हिसाब से अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। कौन कौन से पेड है, कौन कौन से अनपेड है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे स्टेप में। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट में सम अप योर लाइबिलिटीज, जो टैली उसके साथ किया था हमने, किसके साथ? एसेट्स के साथ। यहाँ सम अप योर लाइबिलिटीज, सम अप योर लाइबिलिटीज। सम अप योर लाइबिलिटीज। नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट, 9 क्या हो गया? चलिए सब्ट्रैक्ट योर, 9 पॉइंट में लिखिए
subtract your total liabilities, subtract your total liabilities from your total assets, subtract your total liabilities from your total assets, from your total assets, subtract your total liabilities from your total assets. अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जितना एसेट है, मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपका एसेट है और लाइबिलिटी 8 लाख का है, तो 2 लाख रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 2 लाख रुपए का आपको गेन हुआ। लेकिन जस्ट उल्टा हो गया, लाइबिलिटी 10 लाख का, 8 लाख का एसेट, तो 2 लाख रुपए आपका लाइबिलिटी ही हुआ। 2 लाख रुपए आपको और पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, माइनस में आपका अमाउंट आ रहा है, राइट। तो बेसिकली लास्ट पॉइंट में क्या होगा आपका कि आप यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी को अपने टोटल एसेट से माइनस कीजिएगा, उसके बाद आपका नेट वर्थ आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली स्टेप्स फॉर मेकिंग द पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर होगी बात। नाउ थोड़ा सा हम अब थ्योरी पढ़ते हैं, आपकी मोटिवेशन थ्योरी। हमने मैक्लीलैंड थ्योरी, काकीनाडा थ्योरी, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, द थ्योरी ऑफ विड्रॉल ऑफ स्टेटस, थ्योरी ऑफ विड्रॉल ऑफ स्टेटस, ठीक है। ये इसमें क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का ये क्या थ्योरी है। सब लोग के पास किताब है, चलिए ओपन कीजिए पेज नंबर 28, पेज नंबर 28। सोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड मोटिवेशन का एक बना हुआ है टेबल, उसमें देखो हैगन है सबऑर्डिनेटेड ग्रुप्स, और मोटिव क्या है इनका, मोटिव क्या है, किस तरीके से पर्सन मोटिवेट होता है, किस तरीके से पर्सन मोटिवेट करता है। मोटिव ट्रिगर क्या है इसका, आपका स्टेटस विड्रॉल एंड रिलेटिव सोशल ब्लॉकेज, यानी इट इज रिलेटेड विद द स्टेटस ऑफ द पीपल एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर इन द सोसाइटी, इससे रिलेटेड है। अब इसको समझने का तरीका स्टार्ट करते थोड़ा सा हिस्ट्री से। एवर्ट ई हैगन जो है वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और 1950s to 60s, ठीक है। और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि ट्रेडिशनल उन्होंने एस्पेक्ट बताया सोसाइटी का, कि सोसाइटी के थ्रू कैसे पर्सन मोटिवेट होता है। जैसे आप लोगों ने मैक्लीलैंड थ्योरी में पढ़ा कि बाय गिविंग द ट्रेनिंग आल्सो वी कैन मोटिवेट द पीपल, राइट, we can motivate the people by providing the training as well, right। बट यहाँ सोशल स्टेटस का क्या सिनारियो है कि सोसाइटी में, सोसाइटी आपको कैसे ट्रिक करता है कि आप मोटिवेट हो, ठीक है। तो सबसे पहले हैगन ने आर्ग्यू किया, इवेंचुअली लीडिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप इज ट्रिगर्ड व्हेन अ सोशल ग्रुप लॉसेस स्टेटस, यानी जब आपका समाज में एक दर्जा हो और अचानक से वो दर्जा आपसे ले लिया जाए, तो कैसे आप परेशान हो जाते हैं, और वही आपको मोटिवेट करता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनिए और वापस से सोशल स्टेटस को आप ले सके, अचीव कर सके, ठीक है। तो इसके बारे में आपको हैगन ने थ्योरी दिया है। When members of a given social group perceive that they are given their due respected by dominant group in society, dominant group in the society is something we can say that they are related, status respect में क्या क्या included होगा, क्या example है इसका। तो withdrawal of status respect में a formerly higher status group is displaced by a new group, यानी आपकी जगह वो दर्जा, वो status किसी और ग्रुप को दे दिया जाए। क्लियर हो गई बात, मतलब द स्टेटस इज, द प्लेस इज इंटरचेंज्ड बाय द अदर ग्रुप ऑफ पीपल। पहला, अ सोशल ग्रुप इज इंसल्टेड बाय डोमिनेंट ग्रुप, यानी जो ग्रुप का कह सकते हैं ना कि एक पोजीशन हो, ऑलरेडी बहुत हाई सोसाइटी में लोगों के साथ ही होता है कि एक पर्सन होता है जिसका एक पोजीशन होता है, ठीक है। अब उसने किसी ग्रुप को क्या कर दिया, इंसल्ट कर दिया, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर कह सकते हैं कि अ ग्रुप सिंबल बिकम अलाइंड अनअलाइंड विद देयर एक्चुअल इकोनॉमिक रियलिटी, ठीक है, यानी कि उनकी कुछ पास्ट वगैरह से लेकर कुछ चीजें ऐसी हो गई हो। या तो अ ग्रुप स्टेटस इज लोअर्ड, ग्रुप का स्टेटस इसलिए लो हो गया ड्यू टू माइग्रेशन टू अ न्यू प्लेस, जब आप किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट कर गए, जैसे पटना से दिल्ली चले गए एग्जाम्पल के लिए। So now your position, your place is changed, and because of that only your status is also changed. तो ये सारे के बारे में किसने बताया, हैगन ने।
lowering a status is made by different reaction. अगर किसी का status low होता है तो the people are showing the different reaction. Some people बहुत ज्यादा उनको hurt हो जाता है, ठीक है, किसी कुछ पर्सन ऐसे है तो जिनको ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है. द पर्सन जो ज्यादा जिनको इफेक्ट करेगा वही सबसे पहले मोटिवेट होंगे किस क्या चीज के लिए, उस स्टेटस को वापस से पाने के लिए. आप लोगों ने हिंदी मूवीज में कई बार ये चीज देखा. सो हैगन एक्सप्लेन करता है कि लोअरिंग ऑफ स्टेटस मे टेक जनरेशन बिफोर लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एंजाइटी एंड रिजेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यूज. लाइक समटाइम इफ यू वांट टू गेट सेम स्टेटस, एक जनरेशन पूरा लग जाता है वापस उस स्टेटस को पाने के लिए. उस स्टेटस को मतलब एक बोल सकते हैं ना कि वो सिचुएशन होता है कि द पीपल आर बेसिकली वांट दैट पोजीशन वंस अगेन. हैगन एक्सप्लेन करते हैं, मतलब कुछ कम्युनिटी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया जापान में कि किस तरीके से ट्रेडिशनली उनका हाई स्टेटस है. ट्रेडिशनली हाई स्टेटस का मतलब होता है ना पूर्वजों के द्वारा आपको स्टेटस मिला हुआ हो. जैसे आपने सुना होगा जमींदारों का एक स्टेटस होता था पहले, राइट. और कुछ लोग आज भी हैं जो बहुत ज्यादा रिच है बिकॉज ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड. तो हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली कि पहले मतलब वो जापान की एक एग्जाम्पल देते हैं कि पहले जापान में ट्रेडिशनली बहुत लोगों के पास अपना एक स्टेटस हुआ करता था, वो एंजॉय करते थे अपना हाई स्टेटस को. बट उनके उस स्टेटस को डिफीट करने के लिए बहुत सारे ग्रुप आ गए और उसके बाद वो क्या हो गए, सुपीरियर हो गए, उनसे ज्यादा बेटर और सुपीरियर पोजीशन पे आ गए. एंड उस स्टेटस को रिगेन करने के लिए कुछ लोगों ने एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट और कुछ फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब बोल सकते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट पे उन्होंने काम करना शुरू किया और वो एंटरप्रेन्योर बन गए. और आपको ये बता दो कि एंटरप्रेन्योरशिप है तो पुराना टर्म, लेकिन अभी ये रिसेंटली ज्यादा क्या हुआ है, चल रहा है ना. सो एट द दैट टाइम जब ये सिचुएशन हुआ, मतलब जो भी ग्रुप थे तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से रिगेन करने के लिए उस स्टेटस को एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया. और उसी तरीके से रशियन में भी ये सारी चीजें हुई. एंड फाइनली ऑर्थोडॉक्स या बोल सकते ट्रेडिशनल जो एक तरीका चल रहा था उस चीज को हटाया गया एंटरप्रेन्योरशिप को ला करके. सो हैगन थ्योरी एम्फसाइज किस चीज पे करता है, ऑन द प्रोसेस दैट जनरेशन टू अनफोल्ड, मतलब वो फोल्ड को हटाने के लिए टेंड टू बी मोर डायनामिक. यानी अगर कोई लोग का स्टेटस बैकग्राउंड चले आ रहा है, सुपीरियरिटी किसी और को मिल जाए, स्टेटस किसी और को मिल जाए, तो इस चीज के लिए आपका नेक्स्ट जनरेशन अगर बेटर वे में एंटरप्रेन्योरशिप को बेसिकली प्रैक्टिस करता है तो दे विल गेन दैट